हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर ली होंगे, पी बाई क्यूज भी देख ली होंगी। बट फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस अब आप देखेंगे, जैसे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपका लेवल क्या है, आपने कितनी तैयारी किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो है पूरे सेट के क्वेश्चन है, यानी कि एक सेट मैंने लिया, फिर उसके बाद दूसरा सेट लिया है। कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया। आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है उसको ध्यान से देखें, और उस टॉपिक को अगर अभी तक कवर नहीं किया तो उस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठन का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का आशयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। आप अपने से एक पेज पे लिख लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। लास्ट में आप सभी को बताना है कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे दिया गया है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स वन के द्वारा, मॉर्गन और गिलेलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर क्रॉनबैक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गेट्स व अन्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है स्टैनफोर्ड बीनी परीक्षण जो है वो बुद्धि के मापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी युंग नामक वैज्ञानिक ने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी नामक व्यक्तित्व का वर्णन किया। इसका अगर डिटेल में बताया तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, इनको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। एक बांटा है इन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी। दूसरा इन्होंने बताया बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, उसके साथ ही व्यक्ति या बच्चा, ठीक है, बहिर्मुखी। उसके साथ ही यहाँ पे एक उभयमुखी इन्होंने डिवाइड किया है, उभयमुखी। मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ ताकि आप सभी का टाइम भी ना वेस्ट हो। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी युंग ने डिवाइड किया, यानी 3 प्रकार बताए। संख्या भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे दिया गया कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चे के सामाजिक विकास को आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मकता का नियम। ऑप्शन नंबर 2, यानी अनियमित विकास का नियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है वह विकास का नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो गेसेल का है या फिर हरलॉक का है या फिर मेरेडिथ का है और उसके साथ ही डगडल या हॉलैंड का है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यह जो है हरलॉक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों की, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ये तो मैं तो कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट ना हो जाए। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वह 14 किसने बताया है? ड्राइवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर जो है चेतना का केंद्रीयकरण जो है वो अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है, रॉस का है, मन का है या फिर मैकडूगल का है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी डम्बिल का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा CDP तो आप जान जाएंगे कि इसमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो बहु अनुक्रिया का नियम है यह इनके जो है मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। इनका यहाँ पर देख सकते हैं तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। पर है किसका फ्रेंड? तो ये है थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक का। ये आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने 3 जो है मुख्य नियम बताए और 5 इन्होंने जो है गौड़ नियम बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को हिंदी में SM जलोटा का कौन सा परीक्षण जो है वह प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, और ये जो है किस सन में? तो 1963 ईस्वी में इनका जो है एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और स्टर्न। तो थॉर्नडाइक ने किया, सॉरी फ्रेंड, यहाँ स्पीयरमैन ने किया है। और स्पीयरमैन ने कब किया था? 1904 में जो है इसका प्रकाशन जो है इस मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। और इन्होंने G कारक और S कारक जो 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया बुद्धि को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, जैसे आपने सबका नहीं पढ़ा, 2 ही 3 सिद्धांत पढ़े, तो आपको पढ़ना सबका है, क्योंकि सबका ही नाम आपको पता चलना चाहिए कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, ताकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक का। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर का। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव का। उसके साथ ही सीखने का समग्र सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस क्या कह रहा है? नहीं, अगर आपने सिद्धांत पढ़े तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है? इससे आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र किसके पिता के रूप में जाना जाता है, या सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो गाल्टन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ठीक है? उसके साथ ही ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के प्रकारों की चर्चा किसने की है? अभी जस्ट आप सभी को मैंने जो है युंग के बारे में बताया था, उसके बाद आप सभी को बता दें क्रेस्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोलेवन ब्रूस का है, ड्रेबडल का है, या फिर डिहान का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्रोह की भावना। फ्रेंड्स, इसको तो आप बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि किस अवस्था में देखने की मिलती है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। आप सभी को क्या लगता है कि किस एज में ज़्यादा देखने के लिए होता है? तो इसमें होता है पूर्व किशोरावस्था में। जब स्टार्टिंग किशोरावस्था स्टार्ट होती है आपका 12 से 14 वर्ष, तो उस समय यह विद्रोह की अवस्था इसकी मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्रोह की अवस्था जो है इसकी मुख्य विशेषता के रूप में जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, या फिर गेस्टाल्टवादी विचारधारा के वैज्ञानिक ने? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जब बात किया सीखने का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है? उसके साथ ही नेक्स्ट बात करेंगे, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो ये भी बात आप सभी को पता होगी, यह 23 होते हैं। क्योंकि ये पुरानी PYQs है, तो जरूरी तो नहीं ऐसे ही क्वेश्चन बने, बट आपके सीटेट इतना लेंदी नहीं होता है, इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर आप सभी को देने होते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर अधिगम का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। अभी मैंने आप सभी को बताया, कोहलर हो गए, पियाजे हो गए, स्किनर हो गए, उसके साथ ही जो है वाइगोस्की हो गए, इन्होंने सभी ने अधिगम के सिद्धांत को दिया है। ये नाम आप सभी को पता होने चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हॉल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, या फिर स्किनर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो है न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप किस तरीके से पढ़ते हैं फ्रेंड्स? हम लोग जो है ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने जो है ब्लूम का है, जिसमें इन्होंने दिया है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऐसे इस तरीके से इनका आपने पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते हो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, ऐसे ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से इनका इस तरीके से क्रम चलता है, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर जो है मूल्यांकन आता है। तो सबसे निम्नतम स्तर ज्ञान, जो इसका सबसे निम्नतम स्तर होता है वो होता है ज्ञान। ये हो जाता है इसका निम्न स्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। उच्चतम स्तर पूछेगा तो मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम होता है, सब में इसे प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्रेशमन ने व्यक्तित्व को निम्न से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया। फ्रेंड्स, ये मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे ही रिपीट हुआ है। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। वैसे इसका आंसर क्या है? हाँ, पिछली बार क्या पूछा था कि किस तरीके से कितने प्रकारों में डिवाइड किया है, ये पूछा गया था, संख्या पूछा था। इस बार यहाँ पे जो है आपको आंसर भी दे दिया है, तो आप सभी को आंसर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे सेट का है क्योंकि मैंने मिक्स किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया तो उसको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। TAT यानी कि हो गया, इसका मुख्य उद्देश्य किसका मापन हेतु होता है? यहाँ पे बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, या फिर मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम का, स्मृति का, अभिप्रेरणा या फिर सृजनात्मकता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संघनन के सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो संघनन का सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी हो जाएगा स्मृति। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोगिकरण? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अंतर्दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एल्बर्ट बंडूरा निम्न से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी फिर मोनोलैंगिक सिद्धांत? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो एल्बर्ट बंडूरा का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण या फिर थकान के कारण, अभिरुचि कारण? तो फ्रेंड्स जो पठार होता है वो होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते जो हमें उबन होने लगती है, तो उस समय जो है हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, और उस समय जो होता है वही पठार ही होता है जो हमें जो है जिसकी वजह से हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो थकान के कारण होती है पठार, तो वही लिखा जाएगा यहाँ पे थकान के कारण जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिरुचि? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी फिर बी व्यक्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिष्य से भिन्न है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को कल ही वाले सेशन में बता दिया था, 16 पीएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैकडोगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या फिर चिंतन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैकडोगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उसी में से संवेग भी आता है। ये आपको इसके पूरे 14 मूल प्रवृत्तियां पता होने चाहिए, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, वात्सल्य, ये सारे जो है उनको आपको पता होना चाहिए, तभी अगर आए क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होगी? और मैंने आप सभी को बताया है IQ लेवल किस तरीके से निकालते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करना है। तो यहाँ पर जो है 5 वर्ष की मोहन की आयु 8 वर्ष बताई गई है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका 160, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, अभिरुचि का या फिर अभिक्षमता का? तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है रिपीटेड है, तो मैं आप सभी से यही कह रही हूँ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? और नहीं जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा ताकि आप सभी को पता चल जाए कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है या फिर सही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी स्मरण करने की जो इच्छा होगी वह विस्मृति के कारण में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, तो वो आपका होता है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल या फिर सीरिल बर्ट? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिल बर्ट ने दिया है, ऑप्शन नंबर जो है डी। और उसके साथ ही कब दिया था? तो यह 1913 फ्रेंड्स इन्होंने 1913 में जो है सीरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने सभी अवस्थाएं आप सभी को अच्छे से बता दी हैं। तो जो द्वितीय अवस्था होती है वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अभी मैं आप सभी को यहीं पे बता देती हूँ, ये इनकी फर्स्ट है यानी ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसको बोलते हैं, इंद्रिय ग्रामक अवस्था बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष तक इन्होंने इसका समय माना है, यहीं पे आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। 0 से 2 वर्ष तक माना है। उसके साथ ही दूसरा जो है इनका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक इन्होंने माना है। और तीसरा इनका जो है वो है 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने समूह संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर के 14 या 15 वर्ष तक में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना है। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता,
वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो अभिक्षमता ही ये अलग हो जाएगा, क्योंकि विश्वसनीयता, वैधता और अभिक्षमता ये तीनों जो है वह उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी विशेषताएं भी जान सकते हैं, इससे भी प्रश्न 1-2 बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, और यहाँ पे जो है नहीं बताना है, तो पहले इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व प्रत्यागमन और बहुतत्व का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा जो है यहाँ पे इसका प्रत्यागमन सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक तत्व का सिद्धांत जो है बीने ने दिया है। बीने ने जो है एक तत्व, बीने टर्मस्टर ने एक तत्व का सिद्धांत दिया है। द्वितत्व का सिद्धांत हमने आप सभी को बताया स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया है। और बहुतत्व का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल, प्रयूस ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड जो है थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा कारक पूछा गया है, तो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, ड्यूई ने, रास ने, वुडवर्थ ने या फिर ड्रेवर ने। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ड्यूई ने ही किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1910 में इन्होंने जो है चिंतनशील सोच की अवधारणा दी थी, जॉन डेवी। आगमनात्मक तर्क के स्तरों को इसमें से जो है शामिल किसमें शामिल नहीं किया गया है, किसको, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखी गई बात को धारण करने, पुनः स्मरण करने में जब असफल होते हैं तो वो क्या कहलाती है, विस्मरण, स्मरण या फिर धारण या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मरण, विस्मृति। काफ़ी बार पूछा जाता है इसको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। अगर पूरे साल में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, हर एक साल का भी उसको मिस ही नहीं करते। तो उस क्वेश्चन को आप सभी को देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में या जन्मजात प्राणी में। तो फ्रेंड्स आप तो पहले यहाँ पे जो केवल शब्द देख करके यहाँ पे कट कर सकते थे, तो आराम से क्वेश्चन के आंसर आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पे है जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी प्राणियों में यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। पियाजे की जो है संज्ञानात्मक की तृतीय अवस्था पूछा है, और ये है जो है लास्ट क्वेश्चन है इस का। तो इसमें देख सकते हैं कि ये आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। पियाजे की जो तृतीय अवस्था पूछा है, तो हमने आप सभी को चारों अवस्थाएं बता दी थी, और यहाँ पे आप चारों अवस्था दिया भी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से तृतीय अवस्था कौन सी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम समय, मैंने बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है। जब भी एग्जाम होता है ना, तो ऐसा ही होता है कि सोचते कि बस सिर्फ जो आंसर बताया उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, एक्सप्लेन पे ध्यान नहीं देते, एक्सप्लेनेशन पे। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो सेशन था मैंने वो दिया, आप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालती रहूँ आप देखते रहें, क्योंकि मैंने खुद ये क्वालिफाई किया है, तो मैंने अनुभव किया किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आप सभी को ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। 2-3 दिन अच्छे खासी आपकी पेपर चलने वाली, तो उस बीच में आप सभी को जो है, आपका कल पेपर है तो और भी अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, वीडियो सारी देखिएगा जरूर। बाय बाय।